तो हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस तो है, बट आपके अकॉर्डिंग क्या माइंडसेट डिफरेंस है वो मुझे आपसे जानना है, बताइए थोड़ा सा। तो एक चीज तो क्लियर, स्टॉक मार्केट दोनों के लिए बनी है, ट्रेडिंग के लिए बनी है और इन्वेस्टिंग के लिए भी बनी है। बट स्टॉक मार्केट जो आपकी जर्नी स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। टाइम पे मेरे फ्लैटमेट का फोन आया, सैमी लंदन से था, उसका फोन आया कि एक ट्रेडिंग सेमिनार है, चलो चलते हैं। मैंने पूछा कहाँ पे, बोला मैरियट में। मैं कहा अब तो चलते हैं। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि आपका बिगेस्ट प्रॉफिट क्या था, उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज पे आएंगे कि किस स्ट्रैटेजी से आपने इतना प्रॉफिट बुक करा है। बिगेस्ट प्रॉफिट मेरा 18 में था, 2018-2017 में था उस टाइम पे। अकाउंट उस समय छोटा था। तो क्या है वो आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब आप स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करते हो, ब्रेक डाउन कैसे करते हो, इतने जैसे आप बता रहे हो मोर देन 2500 स्टॉक्स है, तो कैसे ब्रेक डाउन करते हो 6, 7 या 8 पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर पे 50 मूविंग एवरेज का हाई, 50 मूविंग एवरेज को लो लगा हुआ है, ये सबको लगा सकते हैं। बट मैंने इसमें अपना बस एक जिंक डाला हुआ है, इसको मैं डार्क करने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो काम है कि भाई हम अपना जो जितनी भी नॉलेज है उसको चार्ट पे डाल दिया। तो गाइज आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है उत्कर्ष जायसवाल और ये एक स्विंग ट्रेडर है। बट इस पॉडकास्ट में इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि कैसे इन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट करा था एंड नाउ ही इज ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स, एंड पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है हमारे पास, बट उसे ब्रेक डाउन करके कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो इस पॉडकास्ट में क्लियर कट बताया गया है। तो ये बहुत प्रॉपर गाइड है अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल एंड, एंड बहुत मजा आने वाला है। तो हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस तो है, बट आपके अकॉर्डिंग क्या माइंडसेट डिफरेंस है वो मुझे आपसे जानना है, बताइए थोड़ा सा। देखिए, स्टॉक मार्केट का जब इंसेप्शन हुआ था, और जितने भी हम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को जब नाम करते हैं, सुनते हैं, वॉरेन बफे हो गया, पीटर थिल हो गया, ये सब पोलर अपार्ट है। मतलब किसी ने ट्रेडिंग से पैसा कमाया है, किसी ने इन्वेस्टिंग से बहुत पैसा कमाया है। तो एक चीज तो क्लियर, स्टॉक मार्केट दोनों के लिए बनी है, ट्रेडिंग के लिए बनी है और इन्वेस्टिंग के लिए भी बनी है। बट स्टॉक मार्केट जो प्राइमरी गोल था, दैट वाज टू क्रिएट वेल्थ। और वेल्थ आप ट्रेडिंग से इतनी जल्दी नहीं कमा सकते। आप जनरेशनल वेल्थ, एक बड़ी कैपिटल, एक बड़ी वेल्थ जो होती है, वो आप इन्वेस्टिंग से ही कमा सकते हो। तो कोई भी इंसान को ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बनना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अपना माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा, बहुत सारे आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, बहुत सारी आपको ट्रेड्स लेनी पड़ेगी, उस ट्रेड्स को अपने खुद को स्टडी करना पड़ेगा। अपने और रिलेशनशिप अबाउट द मनी को आप अपने रिलेशनशिप अबाउट द मनी को आपको इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। बट इन्वेस्टिंग में क्या है, कोई भी लेमैन इन्वेस्टिंग से पैसा कमा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपको चाहिए सिर्फ मैथ्स, और मैथ्स सभी के लिए सेम है, कंपाउंडिंग सभी के लिए सेम है। तो यहाँ पे ट्रेडर, स्टॉक मार्केट की ब्यूटी यही है कि आप ट्रेडिंग से हो सकता है कुछ लोग पैसा कमाए, कुछ लोग पैसा ना कमाए, बट इन्वेस्टिंग से हर कोई इंसान पैसा कमा सकता है। एक आईएएस भी पैसा कमा सकता है और एक रिक्शा वाला भी पैसा कमा सकता है, गिवन उसने अपनी थोड़ी सी एक बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक आइडिया, बेसिक एक नॉलेज हो मार्केट के बारे में, बेसिक मालूम हो कि भाई कितना कंपाउंडिंग होती है, कहाँ पे डालना है, ये सब सारी चीजों से वो फायदा उठा ही सकता है। ठीक है, अब आपने ये बताया, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो स्टॉक मार्केट के पहले सेमिनार में गया था, और वो सेमिनार था, मैं पढ़ने गया था, उस टाइम स्टूडेंट था, और 12th के बाद यूके गए थे बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए। तो कार्डिफ में थे उस टाइम पे, मेरे फ्लैटमेट का फोन आया, सैमी लंदन से था, उसका फोन आया कि एक ट्रेडिंग सेमिनार है, चलो चलते हैं। मैंने पूछा कहाँ पे, बोला मैरियट में। मैं कहा अब तो चलते हैं। क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक में फोटो डालना था कि भाई मैरियट घूम रहे, लंदन में गए, मैरियट घूम रहे, मजे कर रहे। मतलब एक होता है कि ये दोस्तों में रौला जमाना था, ग्रुप में फोटोज डालने थी, फ्लेक्स करना था बस। तो फ्लेक्स करने गए थे वहां पे, कुछ फोटो खिंचाए। फोटो मैंने ढूंढने बहुत कोशिश करी, वैसे वाली सारी फोटो पता नहीं कहाँ गई वो फोटो। तो उस टाइम पे मेरे पास सैमसंग का फोन था, छोटा वाला ब्लर वाला टाइप के फोटो थे, 2013 की 12-13 की बात है। तो उस टाइम पे वहां पे हम लोग गए थे, फोटो खिंचाया, सेमिनार अटेंड करा। 3 लोग गए थे, हम, सैमी, अमान गए थे, और ट्रेडिंग से मुझको समझ में आई। वो दोनों से पूछा क्या, अरे ऐसे ही है, मतलब उन लोगों को इतना समझ नहीं आया। तो उसके बाद अच्छा हमको समझ के आया कि वहां पे एक जिनका सेमिनार था, उनका नाम था ग्रेग सेकर। अगर आज पे यूट्यूब पे डालो ग्रेग सेकर हेलीकॉप्टर ट्रेड, तो उन्होंने थेम्स रिवर के ऊपर से हेलीकॉप्टर में 1 मिलियन पाउंड कमाए थे फ्रॉम ट्रेडिंग। तो आई वॉज हुक्ड कि भाई धंधा तो ही करना है, क्योंकि आप सोचो
हवाई जहाज में कमा रहे हो, हेलीकॉप्टर में कमा रहे हो, आपका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, प्लस आप कितना कमाओगे ये सिर्फ आपकी स्केलेबिलिटी, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट से 10 लाख रुपए से काम करके कुछ रुपए कमाओगे, 10 करोड़ से काम कर कमाओगे, 100 करोड़ से काम कर कमाओगे, ये सारा सब कुछ आपके माइंडसेट, आपकी स्केलेबिलिटी है। तो ओके। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जितना भी जो हम करेंगे वो मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग होगा, और प्लस रिमोट है, चाहे जहां से कर लो, और इसके अंदर पे आप खुद के बॉस हो। तो उस टाइम पे खुद के बॉस होना बहुत अच्छा लगा था। बट ओके। आज के टाइम पे जब पता चलता है खुद के बॉस होना, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, ओके। क्योंकि आपको काम करना पड़ता है भाई। आप किसी से काम करा लोगे, आप उसको डांट के काम करा लोगे, अपने को कैसे डांट के काम कराओगे? सुबह जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सोना है। आप इसकी पंक्चुअलिटी, इसकी चीज, डिसिप्लिन आप कैसे अपने अंदर कल्टिवेट करोगे? मैक्सिमम डेज में होता है, बट देयर आर सम डेज जब जैसे नहीं होता है। मेक आपको सेंस। अपना ट्रेडिंग करने के बाद जर्नल करना है, आपने अपने किसी को मैनेजर लगा के रखा है, नीचे आपके एम्प्लॉइज, आप उसको डांट सकते हो, आप उसको समझा सकते हो, कुछ कर सकते हो, हर तरीके से काम करा सकते हो। बट आप ट्रेडिंग हो गई, आज मान लो लॉस हो गया, अब उसको जर्नल करना है। वो कैसे अपने को फोर्स करोगे, कर ले भाई जर्नल, तेरे फायदे के लिए जर्नलिंग करना, ये कैसे करोगे? तो उस टाइम पे बीइंग अ बॉस वाज वेरी लुक्रेटिव कि हाँ भाई, आई विल बी माय ओन बॉस। बट इस टाइम पे लगता है भाई दैट इज द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट जॉब जो अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए अच्छे से। मेक सेंस। ठीक है, अब मुझे ना थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी है। आप लंदन में थे, तो आई एम अज्यूमिंग यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा बताना। फिर वहाँ से आप इंडिया कैसे आए, इंडिया से आप ट्रेडिंग में कैसे आपने एंटर करा, एंड अभी तक की थोड़ी सी जर्नी ब्रीफ कर दो। नहीं तो हम तो भारतीय हैं, भारत के हैं, और पढ़ने के लिए बाहर गए थे, और वहां पे पढ़े, और फिर पढ़ते पढ़ते एक्सपोजर में हमको ट्रेडिंग मिल गई थी, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। तो ठीक वहां है। पे स्विंग ट्रेडिंग ही करते थे वहां पे, क्योंकि अच्छा। वहां पे कोई ऐसे विंडो क्लोज होती नहीं, 9:15 3:30 की हाँ हाँ। मार्केट है भाई, राइट। इट्स अ 24 आवर मार्केट। तो वहां पे कुछ इंट्राडे नाम का ज्यादा कुछ होता नहीं कि भाई 3 घंटे के लिए हमने ट्रेड लिया हुआ है। वहां पे बस 28 स्टॉक्स होते थे, सॉरी 28 पेयर्स होते थे, और 3 गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, मतलब 31 स्टॉक्स, 31 चार्ट्स में मेरा पूरा काम खत्म हो जाता। मेरा पूरा यूनिवर्सिटी यही 31 चार्ट्स, पूरी रात देख लो, एक रात में बैठो, पहले 1 घंटा लगता है देखने, फिर आधे घंटे में पूरा आप निपटा सकते हो। तो मेरा पूरा काम खत्म हो जाता था। तो वहां पे पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आपको अपना जो भी पेयर है, कोई भी चार्ट पे, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट ने पुल बैक दिया है, सपोर्ट पे आई है, और सपोर्ट पे बाय करेंगे, और बाय करके अगर मार्केट ऊपर जाएगी तभी हम पैसा कमाएंगे, अगर मार्केट नीचे आएगी तो हम लॉस कर लेंगे। और इसी तरह सेलिंग साइड पे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने पुल बैक दिया हुआ है, और पुल बैक पे मार्केट, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ही हम पैसा कमाएंगे, यानी हम डायरेक्शनली राइट होंगे तभी हम पैसा कमाएंगे। बट जब मैं इंडिया वापस आया तो यहाँ पे इतना ढेर सारा डिफरेंस था, 2500 स्टॉक्स है यहाँ पे। हाँ। थीटा डी के नाम की चीज होती है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कॉल पुट, कॉल सेल, ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। तो आई वॉज सो कंफ्यूज्ड। वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज करता था, 20 मूविंग एवरेज यूज करता था जब मैं फॉरेक्स अच्छा। कर रहा था, और उसके अलावा कुछ यूज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे भाई गैप्स होते, वहां गैप्स नहीं होते थे। गैप्स होते तो हैं। मतलब जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे लिए वहां पे जो मैं कुछ कमा भी रहा था, यहाँ पे कमा पाना बहुत मुश्किल था। बट एक चीज मेरे पास अच्छी थी वहां पे, जब मैं, क्योंकि लंदन बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे अच्छे अच्छे लोग हमको मिले थे, नेटवर्क मेरा अच्छा बना था बाय गॉड्स ग्रेस, कि भाई हाँ, हम वहां तक पहुंच भी पाए, उन लोगों तक, कुछ लोग हम तक भी पहुंच पाए कि भाई हम उनसे कनेक्ट कर पाए, उनसे पूछे भाई हमको आपसे सीखना है, कैसे करें, क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने कनेक्ट कर पाया। और प्लस अच्छा क्या था, वहां पे से हम और आप आज बैठे एक टेबल पे, वो अपने ही लैपटॉप पे अपनी ट्रेड खोल के दिखा रहा था कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है। ओके। वहां पे जैसे मान लीजिए आज आप पूछिए कि आप किसी से पूछिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो, तो बोलेगा आप 20 मूविंग एवरेज लगा सकते हो, आप पिवट्स को भी यूज कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। वहां पे अगर हम यही सेम क्वेश्चन पूछते थे तो वो अपनी 3 ट्रेड पीछे खोल के दिखा देगा, देखो इसमें मैंने ऐसे ट्रेड किया, इसमें मैंने ऐसे ट्रेड किया, इसमें मैंने ऐसे ट्रेड किया था। तो ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना चीजों का, कि जो आदमी पैसा कमा रहा है वो हमको बैठ के अपना चार्ट पे अपनी ही ड्रॉइंग्स, अपनी ही एनोटेशंस, अपनी ही चीजों को बता रहा है कि यहाँ पे अच्छा भैया शॉन आपने ऐसे यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, आई ट्रेडेड बिकॉज ऑफ दिस, द न्यूज वाज दैट, ऐसे अगर पूरा बता रहा है। डीगो से पूछा आपने कैसे ट्रेड लिया, यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, मेरे को तो सेटअप नहीं समझ में आया, तो बताया नहीं, दैट वाज द रीजन, देयर वाज अ सपोर्ट ओवर देयर। तो ये सारी चीजें बातचीत हो रही थी वहाँ पे। तो आप उनसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना, एक कॉन्फिडेंस आता है, उनकी लाइफस्टाइल को भी आप देख रहे थे, उनके चार्ट्स को आप देख रहे थे, उन्हीं की भाषा में आप वो समझ रहे थे चीजों को, वही समझा रहे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा था। और एक होता ना ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि किसी भी आप चले जाओ, सब जगह पे आप देख रहे हो कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आप जेन्युइन एंड ऑथेंटिक कि वो खुद की ली गई ट्रेड पे आपको लर्निंग इंपैक्ट कर पाना, आई डोंट थिंक सो समवन इज डूइंग दैट राइट नाउ। बहुत कम ही लोग, अगर कर भी रहे होंगे तो बहुत कम लोग कर रहे होंगे। ओके।
तो ये चीज से है ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ भाई ट्रेडिंग से तो पैसा बनता है। फिर जब ये सब करके हम इंडिया में जब वापस आए थे, तो हम जब पैसा वहां पे कमाए थे, स्विंग ट्रेड कर रहे थे, थोड़ा बहुत पैसा कमाए थे, जो भी मेरे कैपिटल साइज उसके अकॉर्डिंग पैसा कमा और रहे थे। यहाँ पर आके क्या डिफरेंस आया? बता रहे ना वही चीज, हाँ। दैट वाज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। 31 पेयर्स मेरा काम खत्म, 31 चार्ट्स मैंने देखे वहां पे, रात में 9:30 बजे मेरा काम खत्म, 10 बजे के आसपास वहां क्लोजिंग होती है, 9:30 बजे देखना शुरू हो जाता है, तो मोटा मोटा आइडिया लग जाता है क्लोजिंग क्या है। क्लोजिंग इन द सेंस क्लोजिंग नहीं, वो चार्ट की मतलब कैंडल की क्लोजिंग होती है। फिर उसके बाद यूके 10 PM से आपका नेक्स्ट डे का चार्ट शुरू हो जाता है। तो वहां पे फिर ऐसे करते करते जब हम यहाँ पे इंडियन मार्केट में आए, तो यहाँ पे देखा गैप्स होते हैं। हम गैप्स के बारे में कुछ पढ़े ही नहीं थे, गैप्स तो कभी हम ट्रेड ही नहीं करे थे। वहां पे क्या है कि लेवल लगा रखा है, मार्केट आएगी आपको ले जाएगी, आपको ट्रिगर कर देगा, आप एंटर कर दोगे। यहाँ गैप की वजह से लेवल ही नहीं आया, तो आप जितनी एनालिसिस करके बैठ जाओ, सब कुछ करके बैठ जाओ, गैप हो गया, गैप अप हो गया, कुछ नहीं होना वहां पे, फुर्सत, ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसे मैंने कितनी ट्रेड्स मिस कर दी बिकॉज ऑफ द गैप्स, क्योंकि गैप्स को कैसे प्ले करना है ये सब कुछ आता नहीं था। फिर उसके बाद था कि यहाँ 2,500 स्टॉक्स हैं, किसी ने हमसे बोला कि निफ्टी 50 में काम करो। ठीक है, निफ्टी 50 मैंने कहा भाई वहाँ 31 में 50 कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 31 जो संभाल लेगा 20 और करके 50 और संभाल लेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जब 50 हम कर रहे थे, भाई निफ्टी 50 में भाई ऑटोज कुछ है, सीमेंट कुछ है, ज्वेलरी वाली स्टॉक्स कम है। तो जो ज्वेलरी की अगर थीम चल रही है, अल्कोहल की थीम चल रही है, तो निफ्टी 50 में हम उसको कैच ही नहीं कर पाएंगे। अब ठीक है, लेट्स से कि वो ज्वेलरी थी मैकडॉवेल आपका, चलिए लेट्स से कि ऑटोज में आपका M&M टाटा मोटर्स निफ्टी में है, बट ऑटो एंसिलरीज में आपके 20-30% का मूव आ रहा है। और ये सब टॉप 50 कंपनी है, तो इट्स अ हैवी वेट कंपनी, तो ये सब 20-30% मूव तो देंगे नहीं, ये सब आपको हार्डली 7-8% मूव देंगे, अगर दे भी दिए तो हम ये देखा कि यार जो स्टॉक में हम नहीं है वो सब 20-30% जा रहे हैं, जो स्टॉक में हम पूजा कर रहे हैं, जिसमें हम उसको बैठ के ट्रेडिंग का ढूंढ रहे, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे, उसके अंदर पे मूव ही नहीं आ रहा है। तो वाली ऑटो सेक्टर मूव हो रहा है, बट ऑटो सेक्टर में मैं नहीं पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे टॉप हैवी वेट स्टॉक्स देख रहा हूँ। तो ये सब का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हमको ये सब चीज़ों को समझने में। तो एक बार फिर हम एक चेन्नई इवेंट में गए थे, वहाँ पे हमने एक सर से मिले थे, यूट्यूब में बहुत फेमस है, तो मैंने उनको अपनी पुरानी सारी ट्रेड्स दिखाई। भैया मैंने 10 ट्रेड्स दिखाई, लैपटॉप था मेरे पास, मैंने 10 ट्रेड दिखाया, देखिए सर मैं पैसा कमाता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, ये मेरी 10 ट्रेड्स हैं। आप बताइए मैं ट्रेड ऐसे करता हूँ, क्या आपकी लर्निंग से हम जो मेरे को आता है उससे हम इंडियन मार्केट में कर पाएंगे कि नहीं, या इंडियन मार्केट में जो गैप है क्या आप मेरे लिए वो गैप ब्रिज कर पाओगे कि नहीं? क्या बोले वो अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो बहुत खराब उनके लिए रहेगा, बट आप सोचो ना, उन्होंने बोला मेरे सेमिनार में आ जाओ। अच्छा भाई आप समझ गए होंगे उसके बाद फिर आप आगे क्या हुआ होगा। समझ तो मेरे सेमिनार में आ जाओ। मैं कहा यार मैं ये चीज जानू। फिर मैं क्या हुआ कि इसके पहले तक जितने भी मैंने मेंटर से मिले थे, दे वर वेरी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। फिर बोला मेरे सेमिनार में आ जाओ। अब मैं वहां पे गया, भाई वहां पे कुछ और चल रहा था दुनिया में, वो अपने ही कुछ स्ट्रेटेजी बताएंगे, अपना ही कुछ बताएंगे। अरे मेरे को जो चीज आता है उस पे जो गैप है कि भाई मैं सेक्टर्स नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या सेक्टर्स कैसे ढूंढे, या फिर मान लीजिए 2,500 स्टॉक्स उसमें हम किस में फोकस करें, ये सब चीज़ों पे अगर आप हमको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाओ, कुछ मेरे को गाइड कर पाओ, अच्छा है। बट उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीटली पूरा एक नया चीज़ हमारे लिए नया दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के अंदर पे बहुत सारी चीज़ें निकल गई। मैंने कभी ADX से सब चीज़ें यूज़ नहीं करी थी, वो सब मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। इतने मेरे फिर चार्ट में अब तो उसके अंदर दिखाते भी इतना अच्छा है कि भाई ये ऐसा लगाया था, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, और इतना बड़ा पैसा बन गया, इस टाइप का था। तो मैं भी उसके अंदर पे फिर बहुत 6-7-8 तो इंडिकेटर लगाना शुरू कर दिया। अभी तक जो मैं नेकेड चार्ट में पैसा कमा रहा था, मैं 8-10 इंडिकेटर लगा के पैसा नहीं कमा रहा था। तो प्लस फ्रस्ट्रेट अलग हो रहे थे, कभी इस इंडिकेटर में सिग्नल मिल रहा था तो लिया नहीं, क्योंकि वो इंडिकेटर अलाउ नहीं कर रहा था। तो ऐसे करके अब ये 2 इंडिकेटर जब अलाउ कर रहे थे तो तीसरा इंडिकेटर नहीं अलाउ कर रहा था, सर ने तो ऐसा बोला था। तो ऐसे करते करते बहुत परेशानियां हुई मेरे को। तो फिर मैंने फ्रस्ट्रेट होके 1-1.5 साल मैंने चीज़ों को फॉलो करी, उनके और भी चीज़ें मैंने कंज्यूम करी, लिए कंज्यूम करा। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार ऐसा है, मेरा एक हाइब्रिड बहुत अच्छी थी जो कि वहीं से आई हुई थी। फॉरेक्स में जब मैं ट्रेड कर रहा था, मैं जर्नलिंग करता था। अच्छा। क्योंकि जो मेरे वहाँ के मेंटोर्स थे उन्होंने जर्नलिंग पे, मतलब जो शॉन था उसके साथ जब मैं था मेंटरशिप में थे, तो उन्होंने मेरे बोला हर फ्राइडे को भेजो, जो भी ट्रेड ले रहे हो हर फ्राइडे भेजो। तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई थी। पहले मैं नहीं करता था, बट उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई थी। तो मेरे पास मेरी फोटोज का, मैंने उसकी देखा कि उसने अपने ट्रेड्स का कैसे डेटाबेस बनाया हुआ है, अपनी ट्रेड्स को कैसे इतना नीट एंड क्लीन एनोटेशन लगा के रखा हुआ है कि ये ट्रेड थी, ऐसा लिया था, यहाँ पे ये बना था, ये ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे ये बना था, ऐसे करके उसने पूरा बनाया हुआ है। पूरी किताब आप उसकी प्रिंट आउट करके, उसने दिया भी था, कुछ चीजें हमको दिया भी था, पूरा चीज हम उसको उसकी स्क्रीनशॉट देख के हमने देखा कि अच्छा हम कैसे अपने में एनोटेशन कर सकते हैं। तो उसने हमको ये सब सिखाया था। फिर वही चीज मैं फ्राइडे को उसको भेजता था। यहाँ पे इससे मेरी आदत क्या होगी, मैं जर्नलिंग करने में अच्छा हो गया।
तो मैं सारी अच्छी ट्रेड्स को, फॉरेक्स की जो ट्रेड्स वो भी जनरल करे हुए थे, जो इंडियन मार्केट्स में जो अच्छी चल रही थी, खराब चल रही थी, 8-10 इंडिकेटर लगा के उसको भी मैं स्क्रीनशॉट लेके रखते चला जा रहा था, एनोटेशन उसके ऊपर टाइप करके लिखता चला जा रहा था। ठीक है। फिर क्या हुआ, जब मैंने देखा कि फ्रस्ट्रेट हो गया पूरी तरीके से, मैंने कहा यार मैं पहले सही कर रहा था, नंगा चार्ट था, नेकेड चार्ट थे, उसके अंदर मैं कुछ तो कर रहा था, ठीक कर रहा था जो भी कर रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्शनली कॉल कर ले रहा था कि ये ऊपर जाएगा तभी मैं पैसा कमाऊंगा, नीचे जाएगा तभी मैं पैसा कमाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन सेलिंग भी बता दिया मेरे को। अब मैं ऑप्शन बाय भी कर रहा था, एक दिन ऑप्शन सेल भी कर रहा था, एक दिन मैं बैंक निफ्टी में ट्यूसडे उस समय एक्सपायरी होती तो फिर उस समय थर्सडे से लेकर ऑप्शन बाइंग कर रहा था बैंक निफ्टी के अंदर पे, फिर अगले दिन आके मैं एडीएक्स की वजह से मैं ट्रेड ले रहा था स्टॉक्स के अंदर पे। सो आई वाज ऑल ओवर द प्लेस, फोकस कुछ कहीं नहीं था। जब फोकस आपका डाउन होता है तो आपकी एनर्जी आप एक जगह पे लगा नहीं सकते हो, उसके बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो 1-1.5 साल तक मैंने ये सारा काम करा और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया मैं पूरी तरीके से। तो फिर मैंने वही सोचा कि ऐसा मैं पहले पैसा कमा रहा था और मैं अब नहीं कमा रहा हूँ, तो मैंने पुराने चार्ट्स खोला, मैंने अभी चार्ट्स खोला, मैंने कुछ चार्ट्स को प्रिंट भी करा। फिर मैंने देखा कि यार क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, तो लेट्स डीक्लटर द चार्ट्स, कि जो हमारे काम करनी है उसको हटाओ यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने हटाया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने, जो कुछ ऐसी बात नहीं कि भाई कुछ ना कुछ इंसान सिखाता है, क्योंकि दुनिया में कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने होता है। तो कुछ कुछ जो लर्निंग्स थी मैंने उनको अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट, नहीं यार ये जो सही लग रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन को, ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन उसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है, डिस्कार्ड द 13 अदर्स एंड यूज दिस वन ओनली। तो ऐसे कर करके मैंने उसको अपना साफ सफाई करना शुरू करा। फिर वहां से मैंने डिक्लटर करने के बाद फिर से मतलब लर्निंग बहुत सारी करी, फिर अनलर्न करना पड़ा चीजों को। और फिर जो अनलर्न करने के बाद पे जो कुछ कुछ जो चीजें थी ना कंसंट्रेटेड फॉर्म में थी मेरे पास, फिर उसको मैंने अप्लाई करना शुरू करा। तब जाके थोड़ा से क्लैरिटी आई, क्योंकि अभी तक तो आई वाज ऑल ओवर द प्लेस। थर्सडे को बैंक निफ्टी बाय कर रहे थे, उसके बाद एडीएक्स पे काम कर रहे थे, अगले दिन आरएसआई पे काम कर रहे थे, फिर उसके बाद 50 मूविंग एवरेज काम कर रहे थे, फिर 20 काम कर रहे थे, फिर क्रॉसओवर में काम कर रहे थे। अगर 21 ट्रेडिंग डेज थे एक महीने के अंदर पे, तो आई वाज डूइंग 16 डिफरेंट थिंग्स। तो आप उससे रिजल्ट कैसे कमाओगे? हाँ. तो ये सारा चीज करते करते मैंने फिर उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म पे लाया कि भाई जो मैं पहले कर रहा था, लेट्स स्टिक टू दैट फ्रेमवर्क, वही बनाओ। कुछ चीज ऐसे गैप्स उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, सेक्टर को कैसे थोड़ा बताया, तो उन सब चीजों को मैंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। फिर भी थोड़ा से तब जाके थोड़ा सा ना एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि अब क्या है कि कुछ ही चीजों पे ही फोकस करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा काम करने के लिए। आप उसको ट्रैक कर सकते हो, 16 डिफरेंट थिंग्स को आप ट्रैक नहीं कर सकते, पर 2-3-4 अलग अलग थिंग्स को आप ट्रैक कर सकते हो। आप उसको डेली उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिख सकते हो कि ऐसा हो रहा है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपने लिए एक कहानी, एक जर्नी आप उसके अंदर बना सकते हो, उसके अंदर पे एक स्टोरी उसके अंदर बुन सकते हो। मेक सेंस। तो ये करना मैंने शुरू कर दिया। और फिर जाके थोड़ा थोड़ा जो सेटअप था हमारा डिस्टिल होके वही कंसंट्रेटेड फॉर्म में डिस्टिलेशन को फिर करा, और अपना जर्नल को मैंने स्टडी किया। तब जाके कुछ कुछ सेटअप्स हमारे लिए बन गए जो आज भी हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही है, मतलब आपको अपना फिट मिल गया उसके बाद, जी जी, परफेक्ट सेटअप मिल गया। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, कितने इयर्स हो गए वैसे आपको? तो फर्स्ट देखिए ऑन ऑफ तो ट्रेडिंग करा है, क्योंकि पहले स्टूडेंट लाइफ थी, उसके बाद फिर कैरियर के भी थोड़ा बहुत फोकस करना होता है, तो फिर इतना पैसा तो होता नहीं कि भाई आप इसी से कमा लोगे और अपना घर चला लोगे। मेक सेंस। तो उस टाइम पे कभी जैसे ट्रेडिंग करा, कभी नहीं करा, तो ऑन ऑफ करते हुए जो फर्स्ट ग्लिम्स था दैट वाज अराउंड 2013, 2012 के एंड 2013 की स्टार्टिंग पे था। और उसके बाद फिर जब इंडिया आ गए तो तब भी 2 साल तक मैं फॉरेक्स ही कर रहा था, क्योंकि फॉरेक्स में भाई काम कर रहे थे, हम सोचे यार चलो मतलब सिस्टम से कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। बट फिर देखा कि फेमा के रूल्स है, आप कर नहीं सकते, तो फिर उसको बंद करना पड़ा। फिर इंडियन मार्केट में जब पिवट करा तो मेरे लिए एकदम ही पूरा सब कुछ एकदम नया था, तो मतलब सोचो पूरा जितना सीखा था सबको रब करना पड़ा, और फिर से नया चीज मेरे लिए चालू हो गया। तो ट्रेडिंग को एक तरीके से मैंने 2 बार सीखा क्योंकि भाई फॉरेक्स में और फिर इंडियन मार्केट के गैप्स की वजह से, और उसके बाद फिर दूसरी बार में जब 2 चीज का जो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे उसको दोनों में से अच्छा चीज निकाल के तीसरे बार जब अपना करा, वही जो मैंने बताया कि जब दोनों में से कुछ जो अनलर्न करा चीजों को और फिर डिस्टिलेशन फॉर्म पे जो लाया, उससे फिर मैंने करा। तो मोटा मोटा अगर आज की डेट तक देखा जाए तो अगर कंटिन्यूस बेसिस पे करेंगे 7-8 साल हो गए। ओके, 7-8 साल हो गए। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, कैपिटल कहाँ से आया था आपके पास ट्रेडिंग के लिए? पहली कैपिटल तो ऑफकोर्स घर से ही आई थी, और सारी कैपिटल ही घर से आई थी। कितना कैपिटल था वो? पहली कैपिटल जो मैंने ट्रेड करा था जब मैं फॉरेक्स में था, तो दैट वाज अराउंड 2-2.5 लाख रुपए के आसपास था। ठीक है। इवेंचुअली ब्लो हो गया था एक टाइम पे। अच्छा। फिर जब ब्लो हुआ, फिर छोटी कैपिटल से मैंने करा, तो वो भी धीरे से ब्लो हो गया था। ब्लो नहीं हुआ था, वो कम हुआ था एक तरीके से। और फिर जब उसको निकाला, फिर उससे जब इंडिया में आने का टाइम आया, तो इंडियन मार्केट में जो मैंने पहली कैपिटल डाली थी वो भी करीब 1-1.5 लाख रुपए थी, वो भी ब्लो हो गई पूरी तरीके से। मतलब टोटल इन ऑल 3 बार अकाउंट मैंने ऐसे करे हैं कि जीरो हुए हैं। पर जो तीनों अकाउंट जो जीरो हुए ना, उससे हमारी लर्निंग नहीं ले पाए थे। उसके हम उसको वो तो कर रहे थे, क्या नाम से आप कह सकते हो, जर्नलिंग तो कर रहे थे, लर्निंग ले तो रहे थे, बट उससे कुछ कॉन्क्रीट निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि आई वाज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। जैसे अगर आप सेम ही चीज करोगे तभी तो लर्निंग ले पाओगे। आप
इस वाले अकाउंट जब कर रहे थे तो आप ये वाला काम कर रहे थे, इस तरीके से काम कर रहे थे, इस वाले अकाउंट में काम तो आप दूसरे तरीके से काम कर रहे हो, क्रॉसओवर में काम कर रहे हो, इस वाले अकाउंट में कर रहे हो तो तीसरे तरीके से काम कर रहे हो। तो लर्निंग क्या मिलेगी आपको? बस एक चीज़ अच्छा था कि भाई छोटी कैपिटल ही मैंने ब्लो करी थी, और एक चीज़ अच्छा था कि भाई हमने जो कैपिटल एक नहीं था एक ही दिन में ब्लो कर दी थी या 3 दिन में ब्लो कर दी थी। रिस्क मैनेजमेंट वॉज सुप्रीम। मैं 1% के रिस्क ले रहा था, भले धीरे अच्छा। धीरे करके वो कैपिटल डिप्लीट हो रही थी, भले 2 महीने के अंदर हो रही थी, पर वो हो रही थी। बट रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो कर रहा था कि भाई हमको 1% 2% रिस्क लेना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने मेंटोर से सीखी हुई थी, जो कि यूके में सीखा हुआ था। तो रिस्क मैनेजमेंट और जर्नलिंग और जो डिसिप्लिन था ना, वो चीज़ मेरा क्लियर था। बट क्योंकि आई वाज ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, इसलिए मेरे को थोड़ा से एक टाइम लग गया और 2-3 बार अकाउंट को जीरो करना पड़ गया हमको। ठीक है। अब जैसे आई नो यू पर्सनली, मुझे पता है कि आप बिजनेस में भी, आपका फैमिली बिजनेस भी है, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हो ट्रेडिंग को, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड करते हैं, तो स्विंग ट्रेड में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता नहीं है। हम्म। हमको लोग सोचते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है 9:15 से 3:30 होती है। ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं जो होता। एक्चुअल जो ट्रेडिंग होती है वो 3:30 के बाद से 9:15 के पहले होती है। जो प्रिपरेशन करना है, कल कहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करना है, किस चार्ट पे एग्जीक्यूट करना है, किस लेवल पे एग्जीक्यूट करना है, ये सारा चीज आपको आफ्टर मार्केट ही आपको, बिफोर मार्केट आपको सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्लानिंग के लिए हमारे पास रात में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि ओके। आपको चार्ट देखना होता है। और क्योंकि हम स्विंग ट्रेड करते हैं, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि 2,500 स्टॉक्स को कैसे मैं फिल्टर आउट करके अपने लिए 6-7-8 स्टॉक्स तक पहुंच जाऊं, ये मैंने अपने लिए फिल्टर बनाया। और ये एक दिन में नहीं निकला था। जब मैं पहले कर रहा था तो ऑफकोर्स 30-40 स्टॉक्स ही आते थे, फिर नेक्स्ट डे पे जाओ 30-40 स्टॉक्स को ऐसे स्क्रॉल करते रहो, कहाँ पे कहाँ गैप, कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ पे गैप, 9-8 पे देखो कहाँ पे ओपन ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम ओपन हो रहा है, फिर 9-20 तक देखो ओपन हाई ओपन लो कहाँ पे, ये सब चीजें करा हुआ है। वो सारी चीजें नहीं काम होती इस ठीक है। तरीके से। आपने भी करा होगा मेरे ख्याल हाँ, सारी चीजें। करा है। तो वो काम नहीं करती। नहीं करते। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा कि भाई और उसको नैरो डाउन करा, क्योंकि आप अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आपका फोकस और जब आपका डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। जब फोकस ही नहीं कर पाओगे तो एग्जीक्यूशन कैसे कर पाओगे? आज नीरज चोपड़ा इसलिए एग्जीक्यूशन अच्छा कर पाता है क्योंकि उसको एक ही भाला वहां फेंकना होता आता है। है, हाँ। अभी आप 18 भाला अलग अलग दिशा में फेंकना होगा ना, तो वो नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। ऐसे दौड़े कभी ऐसे दौड़े नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अभी विराट कोहली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था अपने साउथ अफ्रीका के टूर पे, जब इंडिया में आए थे लोग, तो कितना बढ़िया करा हुआ था, क्योंकि ही वॉज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई हमको ऐसे ही खेलना है। कोई भी लॉफ्टेड शॉट खराब नहीं थे, कोई भी पहले वाले जो शॉट जिसमें आउट हो जाता था, स्लिप पे आउट हो जाता, इस टाइप के कोई भी शॉट नहीं उसने की। नहीं मारे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मेरी वीकनेस है, उसको मत मारो। और जो स्ट्रेंथ है उसने उठा उठा के लॉफ्टेड अच्छे से मारे हुए थे। तो सिमिलरली इसके अंदर पे भी हमने अपने फाइंड आउट करा कि भाई क्या मेरी स्ट्रेंथ सी, कहाँ कहाँ पे हमको फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करा था। तो मैंने भी अपने लिए देखा कि क्या चीज मेरे लिए फिल्टर है, कि क्या किस तरीके से हम अपने जो 2,500 स्टॉक्स को हम 30 स्टॉक्स तक ले पाए। 30 स्टॉक्स हम कैसे 6-7 स्टॉक्स लाते। फिर जब 30 स्टॉक्स में मेरा फोकस बटा हुआ था, तो मैं सुबह 9:08 पे 9:15 पे सारी चीजें करता। बट जब 6 स्टॉक्स तक हम पहुंच गए, तो 6 स्टॉक्स में तो आपके लेवल्स क्लियर है, आपको मुंह पे लेवल्स होगा, आप लिख सकते हो सारे लेवल्स को कि भाई ये फलाना रिलायंस इस लेवल पे आएगा तो मेरे को बाय करना है, एसबीआई इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे हमको सेल करना है। इस लेवल पे आपने अलर्ट लगा के बैठ गए, अलर्ट पे लगा, ट्रिगर हुआ, आपने देखा कि मोबाइल खोला या फिर आप कंप्यूटर सामने, तो आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई आपने उसको पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, एमओ ऑर्डर्स आपने लगा के रखे हुए हैं, तो इस तरीके से भी काम होता है। तो ये यहाँ तक पहुंचने के लिए जो ये तभी संभव हो पाया है कि भाई हम अपना दूसरे काम के साथ इसको भी हम तभी कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसको नैरो डाउन करा हुआ है। हमने फोकस करा हुआ है कि हमको कुछ ही चीजों पे काम करना है। हमको आपके सेटअप पे काम नहीं करना, हमको इनके सेटअप पे काम नहीं करना, हमको मेरे सेटअप पे काम करना है। उस मेरे सेटअप को मैंने खुद ही बनाया हुआ है पिछले कई सालों की मेहनत से। परफेक्ट, परफेक्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आप अपना खुद का सेटअप देखिए, अपना फिट देखिए। मैंने काफ़ी ट्रेडर से बात करी है, उन्होंने भी यही कहा है कि मेरा फिट समझने में मुझे सालों लग गए, जैसे आपके साथ भी सेम ही हुआ है। बहुत अच्छा। बट अब मुझे बस ये बताइए, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता है। जैसे आपने पहले बता दिया कि आपने अकाउंट ब्लो करा था, मतलब थोड़ा लॉस हुआ था आपका, ये आपने किया है। आपका बिगेस्ट लॉस अभी तक क्या है? हम आएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी पे भी आएंगे, बट आपका बिगेस्ट लॉस अभी तक क्या है? फिर प्रॉफिट भी बताना, बट उसके साथ आपकी जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिगेस्ट लॉस मेरा 2023 में हुआ था, और उस टाइम पे हम लोग यूट्यूब पे इसके बारे में डाले भी थे। और मैंने डीएलएफ की ट्रेड थी, उसके अंदर पे जो लोग वॉच करते हैं उस टाइम के, जो अगर व्यूवर्स होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उस वाले लॉस की बात कर रहा है। तो डीएलएफ में मेरी ट्रेड थी, और डीएलएफ मैंने बाय करना था, और मैंने बाय भी करा था। मैंने फ्यूचर्स में बाय करा हुआ था, और मैंने उस टाइम पे हम एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शन, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग को भी कर रहे थे। तो हम व्यू बना के
मेरा मतलब हमारा प्राइमरी चीज है कि मैं व्यू से क्लियर होना चाहिए कि मैं बाय करना चाहता हूँ कि मैं सेल करना चाहता हूँ। अगर मेरा व्यू क्लियर है कि यहाँ पे बाय करूंगा और फिर मार्केट ऊपर जाए तभी पैसा कमाऊंगा, तो मैंने वो उसको क्लैरिटी पहले रख ली। डीएलएफ में मैंने बाय का ट्रेड बनाया, वो ट्रेड मैंने अपने यूट्यूब पे भी उस टाइम पे डाला हुआ था। फिर मैंने उसमें फ्यूचर में बाय करा हुआ था, और मैंने क्या करा था, डायरेक्शन स्ट्रैंगल कर रहे थे उस टाइम पे हम। ओके। कुछ उसके पहले 4-6 डायरेक्शन स्ट्रैंगल मैंने करे हुए थे, उससे प्रॉफिट मिला था। बट ये वाला डायरेक्शन स्ट्रैंगल में क्या हुआ, मैंने डायरेक्शन स्ट्रैंगल एक बार बता दें क्या होता है, कि जिस भी लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस होता है उसका मैंने पुट बेचा हुआ था। अगर मान लीजिए पुट मेरी 50 रुपए की बिकी हुई है, तो 25 रुपए का मैंने कॉल बेचा हुआ है। तो एक तरीके से पुट करीब की बिकी हुई है, कॉल दूर की बिकी हुई है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट मेरे को पैसा देगी, कॉल मेरे को कम लॉस देगी। तो इस तरीके से मैं पैसा कमाऊंगा, और प्लस फ्यूचर से था ही। अब हुआ क्या, डायरेक्शनली भगवान की जैसे अच्छा तो था और चल गई ट्रेड, और उसके बाद डीएलएफ उड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। 2-3 दिन तक तो नहीं चला, ठीक है कोई बात नहीं। फ्यूचर्स में मैं जब चलना शुरू कर दिया, फ्यूचर्स में पैसा कमा रहा था। हाँ नीचे से जब ये डायरेक्शन ट्रायंगल चला मेरा, तो हाँ। पुट गल रहा था, गल बट रहा इतना था। थोड़ी ना गलेगा भाई, वो तो हाँ एक्सपायरी के दिन पे 0 होगा। हाँ। पर कॉल स्पाइक करी चली जा रही थी मेरी। एक दिन डीएलएफ 3% बढ़ गया, यहाँ तो प्रॉफिट कमा रहे थे, पर कॉल गजब बढ़ गई मेरी। कोई बात नहीं, मैंने उसको मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने पुट काटी, पुट को ऊपर लाना शुरू कर दिया, रोल ओवर पुट को रोल ओवर करना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर मैंने कॉल, फिर जब मार्केट अगले दिन 2-3% भाग गई, मतलब नेक्स्ट 2 दिन के अंदर में 3-4% भाग गई, भाई साहब कॉल में तो मेरा तगड़ा लॉस हो रहा था। पुट में प्रॉफिट ही नहीं उसको कवर कर पा रहा था। पुट को मैंने काट के फिर उसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट करा, मतलब स्ट्रैंगल को मैंने स्ट्रैडल में कन्वर्ट करा। स्ट्रैडल पे था वो चीज, और यहाँ से मैं पैसा कमा रहा था, फ्यूचर्स में पैसा कमा रहा था। बट अगर दोनों ट्रेड, क्योंकि वो एक ही ट्रेड की मतलब एक ही ट्रेड की थीसिस थे ना वो, तो अगर उसी ट्रेड की थीसिस को हम बात करेंगे, तो मैं नेट टू नेट लॉस कर रहा था। मतलब मैं सही था। हमको सीसीएम देखने में बड़ी उलझन सी हो रही थी कि उत्कर्ष तुम सही भी हो, तुमने डायरेक्शन भी कॉल कर दिया, तुमने लोकेशन भी कॉल कर दिया, तुमने दुनिया वालों को चीख के बता दिया कि भाई डीएलएफ यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ बाय करने वाली चीज उस समय से भी टाइट थी नहीं। हाँ। तो सबको चीख के भी बता दिया, और तुम पैसा ट्रेड भी ले लिया, और तुम पैसा भी नहीं कमा रहे, तुम लॉस कर रहे हो। तो वो ना हमको थोड़ा सा उलझन देना शुरू कर दिया। लॉस इतना भी बड़ा नहीं था उस टाइम पे, बट उलझन देना शुरू कर दिया, यार ये कैसे आप बेवकूफी वाला काम कर रहे हो, मतलब ये काम मत करो। अगर डायरेक्शन करो तो गो डायरेक्शन, ये सब स्ट्रैंगल मतलब डायरेक्शन स्ट्रैंगल करने का 3-5 काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक विद डायरेक्शनल ट्रेड्स। तो एनीवे उसके बाद फिर 1-2 दिन के अंदर डीएलएफ भाग गया। तो अब मेरा स्ट्रैडल था, मतलब स्ट्रैंगल से स्ट्रैडल पे हम आ गए। स्ट्रैडल से मेरा कॉल भाई साहब स्पाइक करता चला जा रहा था। फ्यूचर्स मेरे को प्रॉफिट तो बहुत अच्छा दिखा रहा था, बट भाई यहाँ पे कॉल से जो लॉस हो रहा था वो आज अभी मेरा दिमाग खराब कर रहा था। और पुट गलने नाम ही नहीं ले रहा था। जो मैंने पुट बेच बेच के जो मतलब पुट काट काट के जो पैसा जोड़ा हुआ था, वो इतना बड़ा पैसा नहीं था कि कुछ उसको सफाइस कर दे। और इवेंचुअली वो ट्रेड मैंने 3 लाख रुपए के आसपास, 3-3.5 लाख रुपए के लॉस में मैंने वो ट्रेड क्लोज करी थी। ओके। 70 लाख रुपए का अकाउंट था उस टाइम पे, 3 लाख रुपए का मैंने लॉस करा हुआ था। दैट वाज ठीक है, 2-2.5% का अकाउंट मैंने, हाँ नहीं सॉरी 4%, 4-5% का अकाउंट मैंने लॉस लिया उसके अंदर पे, विच इज ऑल राइट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैंने ये देखा कि अगर मतलब जब आप ऑप्शन पे उसको लगा सकते हो, तो अगर मैंने वो ट्रेड नहीं क्लोज करा होता, मतलब 3 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब वो लॉस मेरे फर्स्ट टाइम बड़ा लॉस था उस टाइम पे। ऊपर से और उलझन इस बात की, मैं सही था फिर भी लॉस कर रहा था, उस बात की डबल उलझन, मतलब वो मेरी डबल लॉस था एक तरीके से। दिमाग मतलब मेंटली भी टूटे थे और पैसा तो जा ही रहा था, और तो कॉन्फिडेंस बड़ा टूटा हुआ था। तो उस टाइम पे मेरा ना हाथ जिटरी होने लगा था कि भाई ऐसा है, लॉस बुक कर लो, अब ज्यादा ना इसमें 3-5 तुम नहीं कर पाओगे। मतलब कि तुमने मैनेजमेंट करने की कोशिश करी, बट अब मैनेजमेंट तुम्हारे बस का है नहीं, तुम इतने बड़े 30 मार खा नहीं हो, उसको बुक करके लॉस बुक करके सो जाओ शांति से। तो मैंने लॉस बुक करा, दोपहर का टाइम था, मैं ओढ़ा और मैं लेटना शुरू कर दिया। मैं दिमाग को नम करना चाहता तो मैं सो गया। नेक्स्ट डे पे जब मतलब शाम तो हो गई, फिर नेक्स्ट डे पे जब मार्केट खुली, फिर अगेन डीएलएफ 2-2.5-3% भागा था। उस टाइम पे मैंने ऑप्स्ट्रा खोला। अगर मैंने वो लॉस 3 लाख पे बुक नहीं करा होता, तो वो लॉस हमको नेक्स्ट डे पे आप बताओ कितने में क्लोज करना पड़ता? 5-7 लाख, 12 लाख रुपए का लॉस क्लोज करना पड़ता। 70 लाख अकाउंट पे 12 लाख रुपए का लॉस। तो तब हमको ये रियलाइज हुआ कि भाई जो किताबों में जो पढ़ा है अच्छी बात है, मैंने वो अप्लाई करा है, और जो लिखा है वो सही है कि भाई छोटा लॉस ले लो, इतना बड़ा लॉस मत लो कि दिमाग खराब हो जाए। तो मतलब वो जो लॉस था, मतलब बिगेस्ट लर्निंग थी कि भाई अगर तुमको एक ऐसा लॉस दिख रहा है जिसके लिए तुम अनकंफर्टेबल हो, बुक द लॉस। मतलब ये चीज एकदम सही किताबों में लिखा है कि जिस चीज में जब तुम अनकंफर्टेबल हो जाए, चाहे प्रॉफिट से लॉस से, बुक कर लो उसको। तो मेरे लिए जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था दैट वाज टाइम पे 3 लाख रुपए का था। 3 लाख का लॉस देखा, मैंने बुक कर लिया। और अगर मैंने बुक नहीं करा होता 12 लाख पे लॉस, मैंने
रखा, भगवान को धन्यवाद, मतलब उस टाइम मैंने ऑप्शा खोल के बंद किया, मैंने भगवान धन्यवाद दिया कि इतनी अकल दी मेरे को कि राइट टाइम पे एग्जिट कर लिया। मानस को फोन किया, कहानी सुनाई उस चीज की, भाई बच गए, भाई बच गए। तो आज हंसी आ रही है, उस टाइम पे तो बहुत दुख के साथ ये सब करना पड़ रहा था। तो बट एनीवे दैट वाज द बिगेस्ट लॉस जो मैंने देखा था। बट लोग ये गलती करते, जैसे आपने बता दिया कि आपने लॉस बुक कर लिया, अब होता ये है कि जनरली जो हमने देखा है कि लोग प्रॉफिट फटाफट बुक कर लेते हैं और लॉस बुक नहीं करते, लॉस में खड़े रह जाते हैं। बट वो आपने जरूरी ध्यान दिया, अच्छा करा। वो बुक पढ़ी थी, भगवान की भी कृपा थी। और एक चीज तो हमने बुक्स में समझ में आया कि भाई जब अनकंफर्टेबल हो जाओ, गेट आउट हो जाओ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका बिगेस्ट प्रॉफिट क्या था, उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज पे आएंगे कि किस स्ट्रैटेजी से आपने इतना प्रॉफिट बुक करा है। बिगेस्ट प्रॉफिट मेरा 18 में था, 2018 2017 में था उस टाइम पे। अकाउंट उस समय छोटा था और मतलब हम उस समय जा रहे थे मुंबई, ठीक है, ई रिक्शा में बैठे थे, स्टेशन जाना था मेरे को, ठीक है, ठीक है, दोस्तों के साथ हम जा रहे थे। तो उस टाइम पे 3G था, 4G 5G सब तो अभी आया है, 3G था। तो मैं घर से चार्ट आर्ट देख के निकला, ट्रेड मेरी 2 दिन पहले से चल रही थी, एक्टिव थी, अनसेल एपीआई की ट्रेड थी मेरी। तो उसके अंदर में ट्रेड चली तो मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही था। फिर मैं जब ई रिक्शा पर अपने घर से 1.5-2 किलोमीटर बाद में देखा, ऐसे रिफ्रेश मारा, यार 1 लाख रुपए का दिखा रहा, 90 95 कुछ दिखा रहा था, 95 कुछ। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे रिफ्रेश मारा, भाई 1 लाख रुपए दिखा रहा। मैं तो भाई क्या हो गया, ग्लिच कैसे हो गया इसके अंदर पे, अभी तो कुछ नहीं दिखा भाई, घर में अभी 10-15 मिनट पहले तो देख के निकले हो, तो भाई कैसे तुम्हारा 1 लाख रुपए का दिखाना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसको लॉग आउट करा, फिर मैंने उसको ऐप को भी क्लोज किया, फिर लॉग इन करा, फिर मैंने देखा, फिर गोल 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 घूमने के बाद पे भाई 3G था, फिर उसके अंदर फिर आया लाख रुपए को प्रॉफिट। क्या मार्केट बढ़ गई। फिर हम उसमें देखे कि भाई 18% का कुछ ग्रोथ बढ़ा था मैंने एक ही दिन में। हम कह चलो बढ़िया है। तो उसके बाद इवेंचुअली मैंने उसको और प्रॉफिट में क्लोज करा था, 140 के आसपास में मैंने क्लोज करा था। बट दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉफिट उस टाइम पे, उस अकाउंट साइज पे, कि भाई पहला वाला तो हमेशा दिल के करीब रहता है, तो वो एकदम दिल के करीब था। हाँ, और उसके बाद आप बता सकते हो तो प्लीज बताइए कि उसके बाद बिगेस्ट आपका क्या था। उसके बाद देखिए बिगेस्ट फॉर्म में तो उसके बाद बिगेस्ट वाला जो फॉर्म था ना वो खत्म हो गया कि आप बिगेस्ट के भाई आप बड़ी कैपिटल पे आ गए। उसके बाद आपको 3 के भी प्रॉफिट होते हैं, आपको 5 के भी प्रॉफिट होते हैं, आपको 2 के भी प्रॉफिट होते हैं। कभी कभी आपको प्रॉफिट देखने के बाद उसको ब्रेक इवन पे क्लोज करना पड़ता है। अब वो प्रॉफिट इतना हाई नहीं मिलता। तो आप ये कैपिटल इतना आपने ग्रोथ कैसे करा, ट्रेडिंग से ही करा या फिर आपने कैपिटल इसमें डाला, क्या करा? ट्रेडिंग से कैपिटल को ग्रो करा है कुछ, बट जैसे हमने क्या करा, जैसे मान लो कोई 10 था, 10 से मैंने 15 किया है, तो मैं कुछ कैपिटल और डाला। फिर मैंने जो भी कैपिटल थी, फिर अगर उससे ग्रोथ थी, क्योंकि हमको देखना था यार अगर हम कंफर्टेबल हैं नहीं उस कैपिटल पे, हमारे पास कैपिटल अवेलेबल थी, तो हमने उसको देखा कि भाई ये कैपिटल पे अगर हम ग्रो कर पा रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मेरा माइंडसेट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर आज जिस कैपिटल पे है मेरी ग्रोथ वहीं स्टक हो गई है बहुत समय से, क्योंकि मार्केट उस तरह की नहीं कि भाई हम उस कैपिटल को 20-30% का ग्रो कर लें फिर उसको हम बढ़ा दें। और 20-30% हम पहले क्या था, पहले हम एम करते 20-30% के लिए, बट विद साइज ऑफ बिगर साइज ऑफ कैपिटल प्लस जब आपको दुनिया समझ में आने लगती है कि भाई हमको इतना केवल निफ्टी +4% का ही अल्फा लेना है, निफ्टी +4 से +8 तक में अगर मेरा रिटर्न आ रहा है फॉर द ईयर, आई एम हैप्पी। हमको ये चीज 1 साल का नहीं देखना, हमको 20 साल का देखना, लॉन्ग नेक्स्ट निफ्टी +4 या निफ्टी +8 फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स मैं अपनी फैमिली का रिच आदमी रहूंगा, मैं अपने खानदान में बहुत अमीर आदमी रहूंगा। बस इतनी क्लैरिटी जिस दिन हमको मिल गई, उस दिन से हमारा काम हो गया आसान, उस दिन से हमने चेस करना बंद कर दिया, उस दिन से हमने छोटे छोटे प्रॉफिट्स को लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बस ये बताइए, फिर हम आपकी जो स्ट्रैटेजी उस पर आएंगे, बट मुझे ये जानना ज़रूरी है और लोगों को भी बताना ज़रूरी है कि आपने जो कैपिटल लाया, ऑफकोर्स मुझे लगता है आपने जो कैपिटल डाला है वो अपने बिजनेस से डाला था। कैपिटल दैट वाज फैमिली का कैपिटल। अच्छा, हाँ, घर से अवेलेबल थी सारी कैपिटल है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि अगर किसी को ट्रेडिंग में आना है, क्या लगता है मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? देखिए दैट डिपेंड्स कि पहली चीज तो अगर आप नए हो और ट्रेडिंग में आ रहे हो तो उतना ही कैपिटल लो जितना आप रेडी टू लूज हो। ठीक है, आपको नींद ना खराब हो। आप अगर 10,000 रुपए खोने से आपको नींद नहीं खराब होती तो आप 10,000 शुरू करो, आपको 5 लाख खोने से नींद नहीं खराब होती तो आप 5 लाख से शुरू करो, क्योंकि पहला कैपिटल 90% लाइकली चांसेस है कि आप उसको जीरो करोगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आप ऐसे कैपिटल लो जिसको आप लूज करने तैयार हो। और रही बात देखो ट्रेडिंग फॉर लिविंग की अगर बात करें तो भाई अगर आपके खर्चे अगर मान लीजिए महीने के 50,000 रुपए है और आप 10 करोड़ कैपिटल से ट्रेड करो तो आप भाई महीने के 2% या 1% भी निकाल लोगे, उसके बाद भी आपका खर्चे मिट हो जाएंगे और कुछ पैसे आपके पास रहेंगे भी, उसको आप आगे ग्रोथ में लगा सकते हो। तो ट्रेडिंग फॉर लिविंग इज समथिंग डिफरेंट। वो ट्रेडिंग फॉर द लिविंग मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट 2-3 ईयर्स के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। ट्रेडिंग फॉर लिविंग इज आफ्टर 5-7 ईयर्स के लिए, कि भाई 5-7 साल आपको हो गया, हर तरीके से आपने काम करके देख लिया, आपने छोटी कैपिटल से काम करा, बड़ी कैपिटल पहुंचे। क्योंकि आप सोचो ना, आप 5,000 रुपए रिस्क करने में अनकंफर्टेबल हो,
आप कैसे 5 लाख रुपए रिस्क लगा दोगे? नहीं कर पाओगे। आप कर ही नहीं पाओगे। 5 लाख रुपए का रिस्क, मतलब आप अभी तक 5,000 के माइंडसेट पे थे, आप 5 ले, तो आपको धीमे धीमे उसको ग्रो करना पड़ेगा भाई। आज 5,000 रुपए रिस्क कर रहे हो, डोंट डिस्ट्रक्ट इनटू दैट। आप उसको ग्रोथ मिल रही है, इन्फ्यूज द कैपिटल, अगर आपके पास ऑप्शन है तो, नहीं तो फिर आप उसी को ग्रो करो। तो इसके अंदर पे क्या है, जब पहले मैं यही सोचता था, पहले मैं गलत रेस में दौड़ता था कि भाई हमको अपनी कैपिटल है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए से हमको अब 50 लाख और 5 करोड़ तक और रोल्स रॉयस तक इसी से पहुंचना है हमको। तो पहले हमारी सोच यही थी। हाँ। इसलिए वो उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे। फिर जब हमारा एक्सपोजर जब उन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से हुआ था, तो उन लोगों से भी हमको ये पता चला कि भाई वो लोग अच्छा रिटर्न कमाए, क्योंकि फॉरेक्स में लिक्विडिटी ज्यादा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज, वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो रिटर्न ऑफ कोर्स 20% के आसपास नहीं, वो लोग रिटर्न 30, 50, 60, 70 ऐसे वाले और 100% वाले भी थे वहाँ पे जिनसे हम मिले थे। पर यहाँ पे जो इंडियन मार्केट में है, यहाँ पे वोलेटिलिटी और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज कंप्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पे जो समझ में आया कि जो यहाँ के इंडियन में जो अच्छे अच्छे लोगों से हमने मुलाकात करी कि यार वो लोग 50 करोड़ कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और उनका एम ही 20% है, 24% 24% बाद दे आर टॉकिंग अबाउट आई एम गोल्डन। मैं बहुत खुश हूँ। आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देख रहे हो, बड़ी बड़ी कैपिटल पे है, वो लोग 20% का काम कर रहे हैं, 25% तक का काम कर रहे हैं। तो जब आप उनको देख रहे हो तो यार बनना उनके तरह चाहते हो, काम इनकी तरह कर रहे हो। वही डिफरेंस यही है। हाँ। आपने गोल बनाया इसका है, डेस्टिनेशन डाला चेन्नई की, और जा आप दिल्ली की ओर रहे हो, कैसे काम चलेगा? तो ये जब रियलाइजेशन हुआ ना, तब जाके एक कंटेंट वाली फीलिंग आई कि आप एक तरीके से कंटेंट हो गए अपने अंदर पे, एक सेटिस्फाइड हो चुके हो अपने अंदर पे कि हाँ भाई ये मेरी रेस है, इसी रेस पे हमको दौड़ना है, ये मेरा ट्रैक है, इसी पे हमको चलना है, खत्म। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की। आप स्ट्रैटेजी बताना, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर योर लाइक प्रीवियस ट्रेड्स एज वेल। बट मुझे एक क्वेश्चन आपसे एक और पूछना है। जो आप पहले बता रहे थे कि जब आप इंडियन मार्केट में एंटर हुए फॉरेक्स से, तो आप गैप अप गैप डाउन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आता था। उससे आपने कैसे क्लैरिफाई करा, कैसे आप उसको ओवरकम करा, वो भी बताना इसमें। ओवरकम तो क्या, आपको पहली चीज आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो नया था। फिर कोई चीज जब न्यूनेस खत्म हो जाती है, नयापन खत्म हो जाता है, तो उसके लिए कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, आपने उसके बारे में स्टडी भी करा, फिर उसको आपने अपने यूज करना शुरू कर दिए। जैसे बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो हमारी जो गैप वर्ड गो से शुरू हो जाती है, 9:15 से 9, 18, 19 तक में एंट्री अगर ले लिए तो चली, नहीं तो छोड़ गई तो फिर भाई उड़ गई। तो वो गैप आपके फेवर में काम करना शुरू कर दी एक तरीके से। ठीक है। तो ये सब चीजें जब आपको करते करते समझ में आया कि इसको यूज कैसे करना है, इन शॉर्ट करते करते समझ में आया। और रही बात हमारी कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो थीसिस है वो बहुत सिंपल है। ठीक है। हम लोग इसे सांस लेते हैं, रोका 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 रोका, बट एक टाइप पे छोड़ेंगे। तो इसी तरह वोलेटिलिटी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हो गया एक्सपेंशन। तो इसी तरह वोलेटिलिटी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की साइकिल है। मार्केट के अंदर पे सिर्फ दो ही सच है, वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बाद वापस से वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होगा। सच नंबर ये है कि कॉन्ट्रैक्शन बाद एक्सपेंशन होगा, सच नंबर 2 ये है कि कॉन्ट्रैक्शन बाद एक्सपेंशन होगा। तो अगर आप जैसे देखते हो कि एक इंपल्सिव मूव आता है, फिर करेक्टिव स्ट्रक्चर आता है, फिर एक इंपल्सिव मूव आता है, तो यही वोलेटिलिटी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये सच पे ही हमारी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनी हुई है। और ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि मैंने बनाई हुई है, ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों से सीख के अपने लिए इंस्पायर करी हुई है। इसके अंदर बहुत बड़े रोल हमारे जो यूके के लोग, उनका बहुत बड़ा हाथ है, कुछ ऑस्ट्रेलिया के भी मेरे मेंटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मेंटरशिप का हाथ है, और कुछ अपने भी जो चीज़ें जो हमने इंडियन मार्केट में कॉपी मतलब देखा है लोगों को कि भाई ऐसे काम हो रहा है, फिर उसके अंदर मैंने खुद की जर्नलिंग जो करी है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। हमको ऐसी चीज़ देखना है कि मार्केट जब एक्सपेंशन पे हो, उसके बाद जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। भाई अगर कोई चीज, अभी गोल्ड की हम लोग बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर विल बी इजी, अभी 2 लाख पे है, उसके पहले जब एक इंपल्सिव मूव आया था, उसके बाद ये हो गया आपका वोलेटिलिटी एक्सपेंशन, यानी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। अब हमको बढ़ते टाइम अगर हम ले लेंगे, बढ़ते टाइम हमारा एक ही काम है, या तो हम पैसा गिन रहे होंगे या तो परेशान, अरे यार पहले वाले में क्यों नहीं लिया। और फिर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन में एक ही काम है कि अगर एक्सपेंशन हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन बाद फिर से एक्सपेंशन आएगा। तो उस कॉन्ट्रैक्शन पे जब वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, यानी डेली हाई लो जब छोटे हो जाएंगे, तो मेरे पास स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। जब स्टॉप लॉस छोटा हो गया तो मेरे पास टारगेट्स बड़े हो जाएंगे, 2R 3R 4R। जैसे अगर मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस 2, 2.5, 3% के 3% स्टॉप लॉस है, और उसके बाद जो मेरे टारगेट होंगे 9% के होंगे, 12% के होंगे। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की साइकिल को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन चार्ट्स। बट प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि 2500 चार्ट्स है, सब में वोलेटिलिटी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि मार्केट का सिर्फ एक ही सच है
कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम्म, तो अब 2,500 चार्ट्स में तो हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे। अगेन वही बात होगी कि भाई जितना आपका फोकस फैल जाएगा उतना आप परेशान हो जाओगे, जितना फोकस आपका नैरो रहेगा उतना आप इजीली काम कर पाओगे। तो फिर मैंने इसके लिए अपने लिए मैकेनिज्म बनाया कि भाई कैसे हम 2,500 Stock स्टॉक्स को selection कम करते 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 6-8 स्टॉक्स पे लाए फॉर द डे, जिसको हम नेक्स्ट डे पे 6-8 स्टॉक्स पे फोकस कर पाए। फिर वहां से काम आसान होना शुरू हो गया। तो क्या है वो आपकी स्ट्रैटेजी, मतलब आप स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करते हो, ब्रेक डाउन कैसे करते हो? इतने जैसे आप बता रहे हो मोर देन 2,500 स्टॉक्स है, तो कैसे ब्रेक डाउन करते हो 6, 7 या 8 पे? जैसे आप क्रिकेट खेलो कभी? खेलते हैं, क्यों नहीं। आपने मैच भी देखते होगे। हाँ, तो जैसे हमने प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं बोलेंगे, पर हमने जैसे टूर्नामेंट वाले क्रिकेट होता है वो खेले हुए हैं। वो Okay. रेड बॉल से हाँ। इलाहाबाद मोहम्मद कैफ थे, उनके भाई आसिफ जी थे, वो सिखाते थे। ठीक है। तो हम लोग ने एक चीज देखा था कि यार जब भी मैच शुरू होने से पहले जब हम लोग को बॉलिंग मिलती थी, नई बॉल होती थी, उस टाइम पे वो उठाते थे ग्रास, ऐसे उठा के देखते थे हवा किस ओर है। अगर हवा अंदर की ओर है तो आउटस्विंग वाले को तो लगाया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आउटस्विंग उसकी खासियत है, इसकी नेचुरल आउटस्विंग है, और अब उसको हवा अंदर की ओर आ रही है तो आप उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर दे रहे हो। तो उसको अदर एंड से बॉलिंग देते थे, और उसको उस समय लाते जिसकी इनस्विंग है, बॉल डालो और हवा भी उस तरफ चले, इनस्विंग भी हो रही है, तो आउट होने के चांसेस ज्यादा है उसके। मेक सेंस। तो उसी तरह क्रिकेट में जो है, उसी तरह यहाँ पे भी है कि हमारी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं कर रही है। ओके। हमारा काम है कि क्या मार्केट में लिक्विडिटी है कि नहीं। अगर मार्केट में ही लिक्विडिटी है, मार्केट में ही तेजी है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या, इनकी उनकी सबकी स्ट्रेटेजी काम करेगी। आरएसआई भी काम करेगी, एडीएक्स भी काम करेगा, मूविंग एवरेज भी काम करेगा, ट्रेंड लाइन भी काम करेगी, और कोई और स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एआई से बना के स्ट्रेटेजी खड़ी कर दो वो भी काम करेगी, क्रॉसओवर भी काम करेगा। बट अगर मार्केट में ही मूवमेंट नहीं है, मार्केट में ही हवा नहीं है, बड़े लोग ही नहीं पैसा डाल रहे उसके अंदर पे, तो भाई कैसे पैसा कमा लोगे। तो हमको फिर क्या समझ में आया कि भाई स्ट्रेटेजी इज नॉट सुप्रीम, हवा को पहचानना सुप्रीम है। तो भाई अब ऐसे कैसे स्टॉक्स को हम ढूंढें जो अभी अच्छा कर रहे हैं और कल को भी अच्छा करेंगे। तो हमने पाया कि हमारे पास मान लीजिए आज 50 लाख रुपए है, आप 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो, हम और मिलकर हाथ मिला ले और बोले कि चलो इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करते हैं। 1.5 करोड़ रुपए डाल दिया उसके अंदर, फिर भी स्टॉक नहीं मूव करेगा, क्योंकि मार्केट में इतनी मतलब मार्केट इतना एब्जॉर्ब कर लेता है। हम कहने मतलब ये कि हम आप जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को नहीं मूव करा सकते। तो हम मूव कौन करा सकता है, बड़े लोग करा सकते हैं। बड़े लोग में कौन कौन आ गए, एचएनआईज में कौन कौन आते हैं, बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया, कतर बैंक हो गया, ये सब हो गए। फिर आपका कौन होता है, गवर्नमेंट्स होती है, फेड होती है, आरबीआई होती है, डिफरेंट आपका डिफरेंट जो कंट्रीज के बैंक्स हो गई। फिर आपका डीआई जो लोकल यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हो गए, एफआईज में वो भी आ जाते हैं, क्या नाम से म्यूचुअल फंड जो बाहर के भी होते हैं, जो आपका पैसा डालते हैं। मतलब समझ गए ना, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए, शॉर्ट ये है, ऐसा पैसा जो हम ड्रीम करते हैं और उनके पास है, वो लोग हो गए बड़े लोग कि भाई 1000, 2000, 5000, 8000 करोड़ के जो लोग हैं जो मार्केट में इतना काम कर रहे हैं, वो लोग बड़े लोग, मुंह वहीं से आएगा। तो अब उनका हमको देखना होता है कि उनके फुटप्रिंट्स क्या है। अब फुटप्रिंट्स को अगर उनका मैंने फुटप्रिंट्स देख लिया कि अगर उनके फुटप्रिंट्स ये हैं और हम ये काम ये पहले भी हो चुका है और ये उनके फुटप्रिंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया और आगे ये हुआ था, भाई अगर मान लीजिए हमने देखा कि यार तो इतना बड़ा मूव आया था, उनके फुटप्रिंट्स है और फिर आगे भी इतना बड़ा मूव आया था, तो ये मेरे को पता चल गया कि अगर हम ऐसे ही स्टॉक्स में काम करेंगे जिसमें बड़े लोग 8-10 हजार करोड़ रुपए डाल रहे उसके अंदर पे, तभी मेरा भी भला हो जाएगा। क्योंकि वो भाई मैं अपना 20 लाख रुपए नहीं बचा पाऊंगा, पर अपने 8-10 हजार करोड़ तो बचाने की कोशिश करेंगे ना वो लोग। मेक सेंस। न्यूज लाएंगे मार्केट में, कुछ सर्कुलेट करेंगे, कुछ फॉल्स न्यूज क्रिएट करा जाएगा, कुछ अफवाह उड़ाई जाएगी, ये सब चीजें तो होंगी ना उसके अंदर पे। तो वही सारी चीजों को हम अपना स्टडी करते हैं, देखते हैं कि चार्ट्स में कैसे उसको रीड कर सकते हैं। जैसे अब ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो अब मेरे लिए स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, हमको स्टॉक्स में चाहिए होता है एज। एज का मतलब क्या होगा, कोई ऐसी चीज जिसको, कोई ऐसा प्रोसेस जिसको हम कई बार रिपीट करते हैं तो फेवरेबल आउटकम देता है। एज का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई प्रोसेस जिसको हम कई बार रिपीट करेंगे तो फेवरेबल आउटकम देगा। तो हमको एज वाले स्टॉक चाहिए, ऐसे स्टॉक चाहिए जिसके अंदर एज है। एज क्या है, बड़ा पैसा, पीछे से लोगों ने बड़ा पैसा डाला हुआ इसलिए वो ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ दिमाग लगा के आपको बताओ। आप तो न्यूज़ बेस्ड होगा और क्या होगा, और आप मतलब फंडामेंटल्स देख सकते हो। आप उसको चार्ट पे कैसे देख सकते हो, इसका सबसे आसान तरीका हम वॉल्यूम बताते हैं। वॉल्यूम से आसान और बताते हैं। अगर आपके पास ऑल टाइम हाई स्टॉक है तो ऑल टाइम हाई स्टॉक हमने और आपके बाइक्स तो हुआ नहीं हुआ। हाँ। पीछे से म्यूचुअल फंड ने बाय करा होगा। हाँ। पीछे एचएनआईज ने बाय करा होगा, तो हेज फंड ने बाय करा हुआ है। तो ये सब लोग जब बाय करेंगे वही स्टॉक ऑल टाइम हाई जाएगा। अब वही उल्टा ले लो, जो अगर ऑल टाइम लो पे चल रहा है, 52 वीक लो पे चल रहा है, तो वहां पे क्या बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं क्या? वो अगर बड़े लोग पैसा डालेंगे तो 52 वीक लो से इवेंचुअली 52 वीक हाई पे आएगा ही आएगा। तो क्या मिल गया आपको,
एक फुटप्रिंट मिल गई कि वो स्टॉक 52 वीक हाई होता है। ओके। दूसरी फुटप्रिंट आपको क्या मिल जाएगी, अगर कोई स्टॉक निफ्टी 50 से आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके। भाई हम आप तो आउट परफॉर्म करा नहीं सकते, हाँ हम आप तो फरारी खरीद नहीं सकते, हाँ। पर कोई तो है जो फरारी खरीद रहा है, कोई तो है जो बड़ा आदमी पैसा डाल रहा है उसके अंदर पे। तो उसने वो सेकंड क्राइटेरिया क्या हो गया, जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 से आउट परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या हो गया, बिग पैटर्न ब्रेकआउट। ओके। मतलब आप सोचिए हम लोग पूरा मोहल्ला पर पैसा जोड़ दें, उसके बाद भी हम लोग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं करा सकते। वो बिग पैटर्न है, 4 साल 5 साल पुराना पैटर्न, कोई कप एंड हैंडल पैटर्न है, कोई ट्रायंगल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट करा रहा है। तो कितनी बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी और बात है। हम और आप करा नहीं सकते एक दिन का हाई का ब्रेकआउट, और ये लोग करा रहे हैं 4-4 साल पुराना पैटर्न का ब्रेकआउट। तो कौन करा रहा है, बड़े लोग करा रहे हैं। तो फुटप्रिंट मिला कि नहीं मिला, कि बिग पैटर्न ब्रेकआउट कौन कराएगा, पीछे जो पैसा बड़ा पैसा डाला हुआ है। चौथी चीज क्या हो गई, 30% मूव इन 30 डेज। ओके। मतलब आप सोचिए 100 से कोई 130 गई, हम आप ले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन ले जा सकता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। खत्म। ये जो चारों चीजों से हमको पता चल जा रहा है क्या, कि बड़े लोग इस स्टॉक में पैसा डाल चुके हैं। अब पैसा डाल के तो भूल नहीं जाएंगे। भाई आपने अपनी एफडी कराई 5 लाख 10 लाख रुपए की, भूले क्या आज तक? आपने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को 20,000 रुपए उधार दिए थे, भूले क्या आज तक आप? भले पैसे नहीं है, भले उससे पैसा नहीं मिल रहा, पर नहीं बोले ना आप। नहीं। तो सोचो कोई आदमी स्टॉक में कोई पर्टिकुलर चार्ट इंस्ट्रूमेंट में 5,000 करोड़ रुपए डाल के बैठा हुआ है, 2,200 करोड़ रुपए डाल के बैठा हुआ है, वो भूलेगा कि उसको? नहीं भूलेगा। तो इवेंचुअली वो भी ऊपर जाएगा। तो हमको ऐसे स्टॉक ढूंढना है जिनमें ये चीजें मौजूद है। ओके। फिर पांचवी चीज क्या हो गई, भाई आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है? नहीं। आपके पेरेंट्स है? हाँ। किसकी चलती है? उनकी चलती है। क्या आपकी चलती है? नहीं, उनकी चलती है। तो यानी स्टॉक में भी मंथली और वीकली अगर ट्रेंड स्ट्रांग है, मंथली और वीकली में ट्रेंड स्ट्रांग है, तो डेली भी इवेंचुअली स्ट्रांग हो जाएगा। मंथली वीकली ट्रेंड कौन स्ट्रांग करा सकता है? वही इन्वेस्टर्स बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स। हम आप करा सकते हैं। हम डेली का ट्रेंड स्ट्रांग, हम 5 मिनट का ट्रेंड स्ट्रांग नहीं करा सकते, वीकली और मंथली की बात छोड़ो। तो ये चीजों से हमको पता चल जाता है कि यार ये स्टॉक में बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं। इस स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, सेटअप ढूंढोगे, एंट्री लोगे, 10 में से 6 ट्रेड, 10 में से 7 ट्रेड में आप हो सकता है पैसा कमाओ। कितना कमाओगे? 20% कमाओगे, 40% कमाओगे, कि 8% पे निकल जाओगे, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया, आप इतने समय से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप अपनी पुरानी ट्रेड्स को जाके देखो, आप अगर उन ट्रेड्स में इन सारे कॉमन पॉइंट्स को अगर आप रख लेते, तो आपका प्रोबेबिलिटी कुछ बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, एज है कि यही प्रोसेस को आप बार बार करोगे तो डिजायरेबल आउटकम आएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, 2,500 स्टॉक से मेरे पास आ गए इस टाइम पे, अगर आज की डेट देखें मार्केट ब्रेड बहुत खराब है, 50 स्टॉक आए थे पिछले हफ्ते। 2,500 से 50 स्टॉक आए थे, बट ऑन अ गुड मार्केट 2,500 से 200 स्टॉक आते हैं मेरे पास, 180 से लेकर 200 स्टॉक के आसपास आते हैं ऑन अ गुड मार्केट। तो अब सोचो 2,500 स्टॉक से कितना हो गया, 200 स्टॉक। 200 स्टॉक आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं। पर डे नहीं देख पाओगे, पर वीकली तो देख लोगे ना? देख लेंगे। हाँ। तो ये हो गया मेरा, ऐसे स्टॉक में ही काम करना है। Okay. अभी तो मैंने सेटअप बताया ही नहीं। हाँ। तो जब सेटअप पे, अब मेरा सेटअप बहुत इजी है। 50 मूविंग एवरेज का हाई और लो। 50 मूविंग एवरेज इज इटसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मतलब वो आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाता है। और 50 मूविंग एवरेज मेरा है नहीं। 100 साल पुरानी किताब भी पढ़ोगे उसके अंदर भी 50 मूविंग एवरेज का जिक्र है। 150 साल पुरानी किताब पढ़ो तब भी उसके अंदर पे 50 मूविंग एवरेज का जिक्र है। तो 50 दिन का ईएमए, आई डोंट यूज नॉर्मल मूविंग एवरेज, आई यूज एक्सपोनेंशियल। ईएमए का हम हाई और लो लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि चार्ट में एक जोन होता है, हर चीज एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर डॉट नहीं होता। तो वो जोन को क्रिएट करने के लिए मैंने अपने लिए 50 मूविंग एवरेज हाई और 50 मूविंग एवरेज लो लगाया है। अब वही सारे स्टॉक जो अभी आपने फाइंड आउट करे थे, यही सारे स्टॉक अगर 50 मूविंग एवरेज हाई या लो पे आते हैं, 50 बैंड्स पे आते हैं, तो वहां पे एक इंटरमीडिएट सपोर्ट क्रिएट हो गया। स्ट्रॉन्ग स्टॉक ऑलरेडी है, इंटरमीडिएट सपोर्ट आपके सामने है। भाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ट्रेंड भी 50 मूविंग एवरेज का अप होगा। जब ट्रेंड अप होगा तो वहां पे अगर किसी भी तरह का आपका प्राइस एक्शन बनता है, हैमर बनता है, XYZ छोटा से इनसाइड बार बनता है, कुछ भी लगता है, तो अगर उस तरह की ट्रेड लोगे तो देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी वो ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, 15% जाएगा, 20% जाएगा, क्या 8% जाएगा, हम नहीं बता सकते, ब्रह्मा जी नहीं है। बट हम उसमें इतना कर सकते हैं कि अगर मेरा 2-3% की स्टॉप लॉस है, तो हम वहां पे 4-6-8% का गेन लेने का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा बेसिक कि अब सोचो 200 स्टॉक है, अब सारे 50 मूविंग एवरेज पे तो होंगे नहीं,
तो कुछ ही 50 मूविंग एवरेज पे होंगे भाई, लेट्स से सेग्रीगेट हो गया, हाँ? वहां पे भी सेग्रीगेट हो हाँ, गया। उस 200 में से लेट्स से कि 100 स्टॉक 50 मूविंग एवरेज पे है, ठीक। अब 100 स्टॉक 50 मूविंग एवरेज पे, तो भाई मेरे लिए फिर अगेन टफ काम हो गया भाई, फोकस तो भाई फिर बड़ा मेरे को नैरो हो ही नहीं पाया। हम वहीं खड़े हो गए जहाँ शुरुआत, घूम फिर के वहीं खड़े हो गए जहाँ पहले खड़े थे, चलो ठीक है कुछ आगे आए, बट फिर भी फोकस का नैरो हुआ मेरा। तो मैंने उसके लिए अपने लिए टूल बनाया हुआ है डार्क 50 बैंड्स का। ओके, एक बार अभी हम आपको दिखा भी देते हैं डार्क 50 बैंड्स क्या होता है। उसके अंदर पे वो 50 मूविंग एवरेज पे जब वो डार्क होगा तभी मेरे को काम करना है। ओके, ठीक तो है। अब मेरा क्या कर दिया, मैंने उस 100 को भी ले आया बहुत 30 नैरो डाउन पे। कर दिया। तो अब मेरे पास 30 पे फोकस करने का ऑप्शन है। तो जो डार्क, अब जैसे आप, अब जो नैरो और डार्क का मतलब क्या हो गया, जैसे नॉर्मल मूविंग एवरेज है वो एक लाइन है। अब सोचो एक डंडी को आप इजिली तोड़ सकते हो, ठीक है। 8-10 डंडी जोड़ दे, तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो उसी तरह मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई पतली लाइन है तो टूट जाएगी, हमने उसको डार्क कर दिया, मतलब मोटी लाइन कर दिया, तो जब भी उसके अंदर पे, अब उसमें उसका प्रोप्राइटरी जो है पूरा तो नहीं बता पाएंगे हम आपको, बट उसके अंदर पे जिस भी टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं उसका एक टाइम फ्रेम हायर और एक टाइम फ्रेम लोअर, उसके अंदर उसकी कैलकुलेशन है। फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैं आपको बता दें, जैसे लेट्स से अगर हम डेली देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे उसमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ये पता चल जा रहा है। तो हमारे पास अगर कोई स्टॉक है जो डार्क 50 पे है डेली टाइम फ्रेम, तो हमको उससे क्या पता चल रहा है कि ये स्टॉक में पहले तो एज है जो हमने पहले निकाल चुका है, अब ये भी पता चल जा रहा है कि यार वीकली में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इन अ वे हम क्या कर रहे हैं, अपना एज और इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वीकली में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, डार्क 50 पे आ गया, यानी अच्छी लोकेशन पे है, उसके बाद क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, दैट मींस वीकली में भी स्ट्रॉन्ग है। और छोटे टाइम फ्रेम के भी कुछ उसके अंदर रूल्स है, मतलब डेली टाइम फ्रेम का जो छोटा है मेरे लिए दैट इज 195 मिनट टाइम फ्रेम। तो मतलब मैं उसी टाइम फ्रेम में अगर वो डार्क हो जा रहा है तो मैं अपने आप ही समझ जा रहा हूँ कि एक टाइम फ्रेम हायर क्या हो रहा है और एक टाइम फ्रेम लोअर क्या हो रहा है मेरे पास, तो मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया। तो अब 30 चार्ट्स जो 200 चार्ट्स में से अब मेरे पास आ गए 100 के बाद आ गया 30, तो मेरा जो फोकस है वो नैरो हो गया। अगर आपको डार्क 50 देखना तो मैं एक बार दिखा दीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर पे 50 मूविंग एवरेज का हाई, 50 मूविंग एवरेज को लो लगा हुआ है, ये सबको लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें अपना बस एक जिंक डाला हुआ है, इसको हमने डार्क करने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो काम है कि भाई हम अपना जो जितनी भी नॉलेज है उसको चार्ट पे डाल दिया कि भाई हमको बार बार हायर टाइम फ्रेम ना देखना पड़े और हमको लोअर टाइम फ्रेम ना देखना पड़े। इसलिए कब क्या पता चल रहा है कि इसी को देख के हमको एक आइडिया लग जा रहा है कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 मूविंग एवरेज है, ऊपर की ओर है, हाई लगा हुआ है इसके अंदर पे, और जब भी मार्केट डार्क 50 पे आ रही है तो मतलब जब भी मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज पे आ रही है और मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहां पे डार्क हो जा रहा है, और डार्क हो जा रहा है तो वहां से बाउंस हो जा रही है मार्केट। वो यानी पतली लाइन को तोड़ना आसान है, मोटी लाइन में 2-3 जब जैसे स्टिक को तोड़ पाना मुश्किल होता है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूजर है फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं, इसमें भी अगेन सेम है, दीज आर वीकली चार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सेटअप, जैसे यही सेम डार्क 50 बैट को मैं वीकली में यूज करता हूँ, डेली में यूज करता हूँ, 195 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, सेम वीकली चार्ट है। इसके अंदर भी आप देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद पे ये 50 मूविंग एवरेज पे आई, 50 मूविंग एवरेज मेरे डार्क हुए, डार्क 50 बैंड्स बने, और वहां से जब मार्केट ने बाउंस लिया तो वहां पे मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट लिया। ये हो गया वीकली का एग्जांपल। अब हम आपको डेली के दिखाते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव आया था, 50 मूविंग एवरेज ऊपर की ओर था, फिर जब 50 मूविंग एवरेज पे मार्केट आई, 50 मूविंग एवरेज डार्क 50 हुआ, डार्क 50 बैंड्स में आया, उसके बाद जब वहां से बाउंस हुआ तो वहां से ट्रेड वहां से एग्जीक्यूट हुआ। सेम इसमें भी है, सेम ये डेली डार्क 50 का दूसरा एग्जांपल है कि मार्केट ऊपर थी, ऑल टाइम हाई के पास थी, 50 मूविंग एवरेज का एंगल ऊपर की ओर था, मार्केट नीचे आई, पुल बैक करी, 50 मूविंग एवरेज की ओर आई, 50 मूविंग एवरेज डार्क हुआ, दैट मींस अब वो वहां पे मोटा हो गया, यानी वो सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटीज हाई वहां से, और फिर जब वहां से मार्केट ने बाउंस किया तो वहां से एक अपने पास बुलिश ट्रेड बनी। अब इसको हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं, अगेन एक लास्ट एग्जांपल डेली के ले लेते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए। सेम इसके अंदर पे भी देखिए मार्केट ऊपर गई, इंपल्सिव मूव दिया, मार्केट ने करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया, पुल बैक दिया, 50 बैंड्स पे आई मार्केट, मेरी कंडीशन फुलफिल हुई तो वो डार्क 50 आया। अगर आप स्क्रीनर पे चलाओगे तो 50 बैंड्स 50 मूविंग एवरेज पे जब भी मार्केट आएगी आपके पास ढेर सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, बट अगेन मेरे वही प्रॉब्लम फंस जाती है कि भाई 100 स्टॉक्स आ गए, अब 100 का हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमने इसमें डार्क कर दिया कि भाई अगर ये कंडीशन हो रही तभी मेरे पास हो, तो मेरे पास 30 स्टॉक्स आ गए। अब 30 स्टॉक्स में हम अपने को अपनी आंखों से जो मेरी ट्रेनिंग है उसको हम देख सकते हैं कि यार इन 30 में से कौन से स्टॉक में हमको काम करना है, कौन से 12 स्टॉक्स में काम करना, हाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी इसमें लग रही है, किसमें प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा बन रहा है, हम ये देख सकते हैं। तो सेम इसके अंदर पे आया, बाउंस हुआ और डार्क 50 बैंड से बुलिश हो गया, ऊपर चला गया। और
दिस इज 195 मिनट, ये मेरा सेकंड सेटअप है, मतलब वीकली, सॉरी दिस ये मेरा थर्ड सेटअप है। मैं वीकली में यही काम करता हूँ, मैं डेली में यही काम करता हूँ, 195 मिनट में यही काम करता हूँ। अब आप पूछ सकते हो 195 मिनट क्यों, ये तो बड़ा ऑड टाइम फ्रेम है। 195 मिनट इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट में मेरा इन्वॉल्वमेंट कम हो। ओके, तो यानी डेली चार्ट को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 195 के आसपास आता है। 195 यानी दिन में हमको 2 बार देखना है, एक बार 3:30 बजे, एक बार 12:15 के आसपास। अच्छा, तो हमको दिन में जब 2 बार हम चार्ट देख रहे हैं तो यानी मेरा मार्केट इन्वॉल्वमेंट कम है, ड्यूरिंग द आवर्स मेरा इन्वॉल्वमेंट कम है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कब है? आफ्टर द मार्केट। एज अ स्विंग ट्रेडर मेरा जो मेजोरिटी ऑफ द काम होता है आफ्टर द मार्केट होता है। रात में 9 बजे या 10 बजे जब भी टाइम मिले 1 घंटा हमको देना पड़ता है, ये सब स्क्रीनर चलाने होते हैं और वो डार्क 50 बैंड में कुछ जो स्टॉक्स आते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। फिर उसको एक बार मैनुअली जाके देख लेते हैं कौन से स्टॉक डार्क 50 पे मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके, और फिर उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा, वो अपना ट्रेड प्लान हम बना लेते हैं। फिर ये 195 मिनट देख सकते हैं कि इंपल्सिव मूव आया था, 50 मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर था, मार्केट नीचे आई, 50 मूविंग एवरेज के आसपास आई। जब मेरी कंडीशन फुलफिल हुई वहां पे डार्क बना और डार्क होने के बाद वहां से बाउंस हो गया। अगर वहां पे प्राइस एक्शन बना तो बाउंस हो गया और वहां से बाय की ट्रेड हो गई। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन इसका देख लेते हैं, एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव आया था, करेक्टिव स्ट्रक्चर आया था, 50 मूविंग एवरेज पे मार्केट आई, वहां पे 50 मूविंग एवरेज मार्केट डार्क हुई और डार्क होने के बाद पे बैंड्स जब मेरे डार्क हुए तो मेरा फोकस आ गया। अभी जब डार्क नहीं था मेरे को नहीं देखना, मेरे को स्टॉक भी नहीं देखना कौन सा स्टॉक है, बट जैसे ही डार्क हो गया मेरे पास अपने आप ही स्क्रीनर है, अपने आप ही स्टॉक मेरे सामने नजर पे आ गया। हमने देखा हाँ भाई इसके अंदर पे तो इंपल्सिव मूव आया था, करेक्टिव स्ट्रक्चर था यहाँ पे और अभी प्राइस एक्शन बन रहा है, बाय का छोटी छोटी कैंडल बन रही है, बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, हैमर बन रहा है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार बन रहा है, मतलब नीचे से मार्केट ट्रैप करके ऊपर गई है, ये सब अगर कुछ बन रहा है तो मेरा वहां पे बाय करने का सेटअप बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सेटअप है, एक ही सेटअप है डार्क 50 बैंड्स का। वही स्टॉक है जो मैंने बताया, वही स्टॉक में हमको बाय करना है जिसमें पीछे से बाइंग आ रखी है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगा रखा है। कौन सा स्टॉक मेरा क्लियर हो गया, किस लोकेशन में बाय करना है, 50 बैंड्स पे बाय करना है। 50 बैंड्स जब डार्क होते हैं तो ये मेरा सेटअप है भाई। फॉर द जनरल पब्लिक आप उसको 50 मूविंग एवरेज ही समझ लो, 50 मूविंग एवरेज इज द लोकेशन जहां पे बाय करने का अच्छा बनता है। कब बाय करना है, कौन सा स्टॉक, किस लोकेशन, ये 2 का आंसर हो गया। कब बाय करना है, बाय करने के लिए हमने आपको बता दिया जब छोटी छोटी कैंडल बनती है, हैमर बनता है, बुलिश एनगल्फिंग बनती है या इनसाइड बार बनता है, इनसाइड बार बनने के बाद नीचे मार्केट जाती है, लोगों को ट्रैप करती है और फिर ऊपर आती है, यानी जो सेलर से ट्रैप हो गए वहां से अगर ऊपर जाती है तो हम वहां पे बाय करते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, तो लोग उसको अगर थोड़ा सा जो लोग टेक्निकल है समझते हैं तो इसके बारे में जानकारी जान पाएंगे। बट ग्रेट, आपने मतलब इतनी सालों की जो आपका एक्सपीरियंस था इंडियन मार्केट में, जो आप आए इतने साल आपने सीखा, जैसे आपने बताया 6-7 साल सीखा और वो सब कुछ आपने बता दिया, आपकी स्ट्रैटेजी जो आप स्विंग ट्रेड में यूज करते हो। अपन डार्क 50 का तो देखो प्रोप्राइटरी तो नहीं बता पा रहे, बट अगर आप डार्क 50 हटा दो तो 50 मूविंग एवरेज भी है, आप अपने उसमें अपना जिंग लगा सकते हो। सिंपल, मेक सेंस, बहुत अच्छा था ये। तो आपने स्टार्ट तो फॉरेक्स से किया था, फिर आप इंडियन मार्केट में आ गए और इतने साल आपने ट्रेडिंग करी है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे ना बहुत ही समराइज मैनर में किसी दूसरे ट्रेडर को समझा दो, मतलब कोई भी जो ऑडियंस देख रही है वो ट्रेडर है, उससे आप बताओ कि कैसे वो ट्रेडिंग कर सकता है, आपकी पूरी जर्नी समराइज कर दो। तो सबसे पहले छोटे कैपिटल शुरुआत करो, ज़ीरोधा वार्सिटी babypips.com पढ़ाई कर लो, तो एक आपको एक बेसिक बैरियर आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। फिर छोटी छोटी ट्रेड्स लो, बहुत सारी चीज ढेर सारी एक के साथ बहुत ढेर सारी चीजें मत करो जो मैंने गलती करी थी, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पैसा दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई कुछ कुछ चीजें, जैसे आप एक फ्रेमवर्क पकड़ लिया, भाई आप चले जाओ मार्क मिनर्विनी को पढ़ लो, आप उनका फ्रेमवर्क की कॉपी कर लो, आप कुलमेगी को पढ़ लो, उनका फ्रेमवर्क कॉपी कर लो, आप पीटर ब्रांड को पढ़ लो, उनका फ्रेमवर्क कॉपी कर लो। बहुत 18 फ्रेमवर्क मत पढ़ो, ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा एक समरी पढ़ लो, आप जान जाओ कि पहले जो आपने babypips.com यूनिवर्सिटी से जाना कि आप खुद की क्या पर्सनैलिटी बेसिक आइडिया लग जाएगा। फिर जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई हम कुलमेगी की तरह, हम कैन आई रिलेट टू कुलमेगी और नॉट, कैन आई रिलेट टू पीटर ब्रांड और नॉट, कैन आई रिलेट टू मार्क मिनर्विनी और नॉट। तो जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि भाई आप उनसे थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, तो आप उनके बारे में और पढ़ो, उनकी स्ट्रैटेजी बारे में पढ़ो, क्योंकि अगर आप उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, उनकी स्ट्रगल से थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, तो आप उनकी स्ट्रैटेजी से भी हो सकता है रिलेट कर पाओगे। तो उसके फ्रेमवर्क को पढ़ो, उसको अप्लाई करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे अपना फ्रेमवर्क उससे इंस्पायर करो, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई दूसरे को उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे। आप डायरेक्टली उठा के फ्रेमवर्क ले सकते हो, पर उसका कुछ कलर कॉम्बिनेशन, जिंग, ये सब चीजें आपको तो अपने ही लगाना पड़ेगा। तो वो चीजें, इट्स अ जर्नी, आप 1-2 साल में नहीं, ये ठीक है, इट्स अ प्रॉपर जर्नी, आप उसको एक जर्नी की तरह लोगे तब आप इसको एंजॉय करते हुए कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड मुझे लगता है कि मैं इस पॉडकास्ट से इतना सीखा हूँ आपसे बात करके, तो जितने भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट वो भी बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड
अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि आपने पूरा ही समराइज़ करके आपकी स्ट्रैटेजी, स्टॉक सिलेक्शन, लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि 2,500 स्टॉक्स में से कैसे सिलेक्ट करें, वो आपने सारी चीज़ें बता दी। तो आई होप ये पूरा एक गाइड बन जाएगी लोगों के लिए अगर कोई देख रहा है तो। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मनवीर। और सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई टेक्निकल थोड़ा हो गया था इसके अंदर पे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि 2,500 स्टॉक्स को आप 8-10 स्टॉक में ला पाना, हाँ। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात, कुछ इंपॉर्टेंट Of चीजें, course, हाँ। इतना चीज बताना पड़ेगा जिससे आपको कुछ वैल्यू निकल पाएगी। अब आप सोचो उसके अंदर पे टेक्निकल ना करते हुए अगर हम उसमें कर देते कि एक काम को अकड़ पकड़ बॉम्बे पे कर दो और ये वाला स्टॉक पकड़ लो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए थोड़ा टेक्निकल होना जरूरी था, और टेक्निकल लोग नहीं अगर समझ में आएगा तो उसको थोड़ा फिर से रिपीट करके देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ग्रेट ग्रेट। और थैंक यू फॉर हैविंग मी, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।